हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सीवीटी 2023 यूजी के इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर मैं आपको डिटेल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करूंगा। इट मींस यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं कराऊंगा, क्वेश्चन सॉल्व कराने के साथ साथ मैं यहाँ पर आपको उस कॉन्सेप्ट के, उस टॉपिक का बेसिक कॉन्सेप्ट के अंडरस्टैंडिंग कराऊंगा। मतलब आप अगर इस वीडियो को देखते हैं तो आपको उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स आए हुए हैं, जिस टाइप के क्वेश्चंस के टॉपिक्स पूछे गए हैं, उन टॉपिक्स को भी मैं इस वीडियो लेक्चर में आपको पढ़ा रहा हूं। तो काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है वीडियो और आप शुरू से लेके एंड तक देखिएगा। अगर आप सीवीटी 2026 का एग्जाम दे रहे हैं और आप अभी 12th पास आउट करके आए हैं और आपका सिलेबस भी अगर कंप्लीट नहीं है, तो भी मैं आपको जो है यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल चीजों के साथ चीजें कराऊंगा। तो चलिए देखिए, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 अपना। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे देखिए। ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज विल बी इंक्लूड इन नेशनल इनकम ऑफ इंडिया। भारत की, मैं हिंदी में भी बोलते जाऊंगा, जो हिंदी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगा। जो भारत की राष्ट्रीय आय या नेशनल इनकम को निकालने के लिए आप कौन कौन सी चीजों को इन 5 आइटम्स में से इंक्लूड करोगे, और फिर यहाँ पर ये आपके पास ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो आपको बेसिकली इन स्टेटमेंट्स को बेसिकली पहचानना है। तो आप सभी को पता है कि यहाँ नेशनल इनकम में फैक्टर इनकम ही जो है उसको आप ऐड ऑन करते हैं, बाकी कुछ भी ऐड ऑन नहीं किया जाता है ना। तो आपके पास यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट अगर आप पढ़ें तो दिया हुआ है डोनेशन गिवन टू अ रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। अब देखिए, जब भी आप डोनेशंस की बात कर रहे हैं तो डोनेशंस जब भी दिए जाते हैं, डोनेशन हो या ग्रांट्स हो, तो इनको आप ट्रांसफर इनकम या ट्रांसफर पेमेंट्स मानते हैं। बेसिकली ये ट्रांसफर है, यानी कि हस्तांतरण है ये। ठीक है, और हस्तांतरण चीजों को कभी भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता, इसलिए ये नहीं होगा, क्योंकि दान हो गया ना एक तरीके से, तो ये इंक्लूड नहीं होगा। बी वाला स्टेटमेंट, पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स की पेमेंट को अगर आप देखें तो बेसिकली इनकम टैक्स क्या है, एक टैक्स पेमेंट है। और जो टैक्स पेमेंट्स हैं वो आप अगर देखें तो जैसे मैंने आपको, अगर आपको याद हो प्रॉफिट का फॉर्मूला, तो प्रॉफिट में से आप टैक्स पे करते हैं। ठीक है, प्रॉफिट में से ही डिविडेंड दिया जाता है। ठीक है, तो अलग से पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स कहीं भी नहीं होता, तो नेशनल इनकम में ये भी इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर जो टैक्स है वो एक अलग टैक्स है। यहाँ जो इनकम टैक्स आ गया ना बच्चे, ये एक डायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, और डायरेक्ट टैक्स तो होता है वैसे एड ऑन, बट ये एक इंडिविजुअल टैक्स बन गया, नेशनल इनकम की इनकम नहीं बनी, इंडिविजुअल टैक्स हो गया। और जो इंडिविजुअल टैक्स है उसको हम यहाँ एड ऑन नहीं करते। सी वाले पॉइंट को अगर आप देखें तो सी बोल रहा है स्कॉलरशिप, और स्कॉलरशिप्स अगर आपको पता है छात्रवृत्ति, तो ये भी जो है वो ट्रांसफर इनकम होती है, ये भी हस्तांतरण आय होती है, तो ये भी इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, अगर आप डी को देखें, डी ऑप्शन, डी बोल रहा है प्रॉफिट्स अर्न बाय अ इंडियन कंपनी फ्रॉम इट्स ब्रांच इन फ्रांस। देखिए, फ्रांस के अंदर एक इंडियन कंपनी की ब्रांच है। अब बच्चे अगर वो इंडियन कंपनी है, ठीक है, इंडियन कंपनी है और उसकी ब्रांच है, तो वहां से जो प्रॉफिट ये अर्न करके लेके आ रहा है, ये बेसिकली आपका हो जाएगा फैक्टर इनकम, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का पार्ट हो जाएगा, विदेशों से कारक आय का पार्ट हो जाएगा। और आपको पता हो जब आप नेशनल इनकम निकालते हैं, एनएफआईए निकालते हैं, तो एनएफआईए में आप फ्रॉम वाले चीज को ऐड करते हैं और टू फैक्टर इनकम टू अब्रॉड माइनस करते हैं, तो आपके पास जो नेट वैल्यू आती है उसको आप डोमेस्टिक इनकम में, घरेलू आय में ऐड ऑन करते हैं। इट मींस ये वाला जो फ्रॉम है ये ऐड होगा। ठीक है, इसलिए आप इसको ऐड करेंगे। ठीक है, तो डी ऐड होगा। ई वाला देखें, परचेज ऑफ अ टेलीविजन सेट बाय अ कंज्यूमर हाउस होल्ड। कंज्यूमर हाउस होल्ड के द्वारा जो भी चीज खरीदी गई उसके ऊपर जो भी पैसा खर्च किया गया वो नेशनल इनकम का पार्ट होता है, इसलिए आप ई को भी यहाँ पर जो है वो इंक्लूड करेंगे। ठीक है, सभी को समझ में आया है ना। तो आपके पास डी और ई ही इंक्लूड होगा, और डी और ई अगर हम देखें तो आपके थर्ड ऑप्शन में है, तो इसका आंसर करेक्ट 3 होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हिंदी में भी मैंने आपको साथ के साथ बताया है।
क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है वैल्यू एडेड मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग एग्रीगेट नेशनल एनुअल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज आल्सो कॉल्ड। देखो ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। एक बार हिंदी वाले स्टूडेंट्स को भी मैं पढ़ा देता हूं। वस्तुओं एवं सेवाओं का समग्र वार्षिक मूल्य की गणना करने से संबंधित मूल्य वर्धित विधि को और क्या कहते हैं आप? यानी कि जो आपका वैल्यू एडिशन मेथड होता है, जिससे आप बेसिकली नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम को निकालते हैं, उस मेथड को एक और नाम से जाना जाता है। फटाफट, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्या होता है? प्रोडक्ट मेथड। क्या होता है? प्रोडक्ट मेथड, यानी कि आप उसको उत्पाद विधि भी बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? आपने पढ़ा होगा जब ये क्वेश्चंस करे होंगे। तो प्रोडक्ट मेथड होता है, और प्रोडक्ट मेथड या वैल्यू एडिशन मेथड एक ही है जिसमें आप जीडीपी एट एमपी निकाल रहे होते हैं, जिसको आप ग्रॉस वैल्यू एडिशन भी बोलते हैं, ठीक है, एट मार्केट प्राइस। और इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट या वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट या फिर कंजम्पशन। उत्पादन का मूल्य माइनस मध्यवर्ती उपभोग या मध्यवर्ती लागत, ये आपने पढ़ा था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। इतना कुछ डिटेल में पूछा नहीं था, बट मैंने आपको बता दिया इसका क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3, अरेंज द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब समय अनुसार, मतलब आपको टाइम के अकॉर्डिंग चीजों को लगाना है। तो अगर आप देखें क्या पूछा है फर्स्ट स्टेटमेंट में, सेकंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, ये कब हुआ है उसको समय के अनुसार लगाना है, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ। तो अगर आपको पता हो कि इंडिया जो है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में सेकंड स्टेज में कब आई, अगर आप जनाकी के रूपरेखा के रूपांतरण को अगर देखेंगे कि आपकी जो जनसंख्या है उसका रूपांतरण किस तरीके से हुआ, उसकी सेकंड स्टेज थी। देखिए फर्स्ट स्टेज जो आपके पास थी, मैं आपको बता देता हूं। फर्स्ट स्टेज में आपके पास डेथ रेट एंड बर्थ रेट, यानी जन्म दर और मृत्यु दर, ठीक है, मैं भी इंग्लिश में ही लिख रहा हूं। बर्थ रेट एंड डेथ रेट, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही बहुत ज्यादा हाई थी, ठीक है, जिसकी वजह से पॉपुलेशन स्टेबल नहीं थी। पॉपुलेशन बहुत ज्यादा डिक्लाइन भी हो रही थी, बढ़ भी रही थी, कभी स्टेबल नहीं थी बेसिकली, और पॉपुलेशन लोएस्ट लेवल पे थी, तो लो लेवल ऑफ पॉपुलेशन थी। बट आफ्टर, अब देखिए इसी में आंसर है, बट आफ्टर 1921 इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो हमेशा से बढ़ी है। इसके बाद 1921 के बाद पॉपुलेशन नेवर विल बी डिक्लाइन, ठीक है, कभी भी जो है वो पॉपुलेशन डिक्लाइन नहीं करी है आपकी, ठीक है, नेवर विल डिक्लाइन, कभी भी कम नहीं हुई, हमेशा पॉपुलेशन बढ़ी है। तो इसको मानते हैं सेकंड स्टेज। अब ये सेकंड स्टेज क्या है? सेकंड स्टेज में बर्थ रेट जो है उसको वो अभी भी ज्यादा है, ठीक है, बर्थ रेट अभी भी ज्यादा है, बट डेथ रेट्स जो हैं वो कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती हैं? क्योंकि सेकंड स्टेज में लोगों को पता चलता है कि बीमारियां हो रही हैं ज्यादा, या पेंडेमिक्स आ रहे हैं जिसकी वजह से लोगों की डेथ हो रही थी, और इस वजह से यहाँ पर डेथ रेट्स हाई था, लो हेल्थ केयर सिस्टम बेकार था। तो धीरे धीरे करके लोग जो है अडेप्ट करते हैं चीजों को, और वो जो है हेल्थ केयर सिस्टम, पेंडेमिक्स की दवाइयां, ये सब जो है बना लेते हैं, जिससे डेथ रेट जो है थोड़ा लोअर हो जाता है, बट बर्थ रेट अभी भी हाई है, जिसकी वजह से पॉपुलेशन बढ़ती है, कम नहीं होती है। तो ये था सेकंड स्टेज, और इंडिया जो है सेकंड स्टेज में 1921 में बिगिन हुआ था। तो इसका तो ये हो गया। अब आता है इनकॉर्पोरेशन ऑफ टाटा स्टील एंड आयरन कंपनी, जिसके बारे में टिस्को के बारे में पूछा गया है। बहुत ही इजी है, टिस्को कब बना था? 1907 के अंदर। ब्रिटिश इंडिया फर्स्ट सेंसस कब हुआ? 1881 में हुआ। इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन रेलवे, भारतीय रेलवे का कब इंट्रोडक्शन हुआ? वैसे 1850 में माना जाता है, 1850 में। फर्स्ट ट्रेन जो है 1853 में चलाई गई, ये आपको याद रखना है। अब आसान से आप क्रोनोलॉजी में लगा सकते हैं। सबसे पहली डेट कौन सी नजर आ रही है आपको? सबसे पहली डेट नजर आ रही होगी यहाँ पर ये 1850,
यानी कि डी ऑप्शन। तो पहला डी होगा, देखो डी इसमें भी है, डी इसमें भी है। अब डी के बाद 1881 इसके बाद आएगा, 1881 यानी कि सी, डी और सी। देखिए इतना ही अगर आप पता कर लेते हैं, बाकी आपको देखने की जरूरत भी नहीं है, आंसर आपको मिल गया 4 है। बट आपको पता है कि मैंने सारे ईयर बताया, तो इसके बाद 1907 आ रहा है, फिर इसके बाद 1921 आ रहा है, तो बी एंड ए, डी सी बी ए, यानी कि ये वाला ऑप्शन बहुत ही ईजी है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रेड प्रोटेक्शन, यानी कि व्यापार संरक्षण के बारे में बात हो रही है। ठीक है, व्यापार संरक्षण यानी कि ट्रेड प्रोटेक्शन डायरेक्टली रेजेस द प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी। इसमें से कौन सा जो है, जो आप कॉमोडिटी ट्रेड कर रहे हैं, जो वस्तु आप व्यापार कर रहे हैं जिस वस्तु का, उसकी कीमत को बढ़ा देंगे, गुड्स के प्राइजेस को बढ़ा देंगे, और आप व्यापार संरक्षण लगा रहे हैं। अगर आपको पता हो कि व्यापार संरक्षण या ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म के लिए आप टैरिफ पॉलिसी को अडॉप्ट करते हैं और नॉन टैरिफ बैरियर्स भी लगाते हैं। ठीक है, टैरिफ बैरियर्स भी होते हैं, नॉन टैरिफ बैरियर्स। नॉन टैरिफ बैरियर्स में आपके पास कोटा आ जाता है, ठीक है, या फिर आप जो है एम्बार्गो लगाते हैं। एम्बार्गोज का मतलब होता है आप कंप्लीटली बैन कर रहे हैं इंपोर्ट को, है ना, इस टाइप से आप करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जब आप इंपोर्ट टैरिफ लगाते हैं, इंपोर्ट के ऊपर टैरिफ लगाते हैं, देखिए यहाँ पर ना टैरिफ का ही ऑप्शन दे रखा है, तो इंपोर्ट टैरिफ हो गया। ठीक है, इंपोर्ट टैरिफ जो है बेसिकली प्राइस को बढ़ा देता है। इट मींस अगर कोई गुड 100 रुपए का है और उसके ऊपर टैरिफ लगाया गया 10 रुपीज का, तो उसका प्राइस 110 हो जाएगा। इट मींस उसका प्राइस जो है बढ़ गया। प्राइस बढ़ने से लोगों को ये कॉस्टलियर लगेगा, और जब ये कॉस्टली हो जाएगा तो लोग उसकी डिमांड को कम करेंगे। डिमांड को लोअर करने का मतलब है उस प्रोडक्ट का इंपोर्ट जो है वो फॉल करेगा, और आपको इंपोर्ट ही तो फॉल करना है ताकि आप डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को, घरेलू उद्योगों को प्रोटेक्ट कर पाएं। डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को आप प्रोटेक्ट कर पाएं फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। ठीक है, आप प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं फॉरेन कंपटीशन से। ठीक है, ये हमारे पास जो है पूरा प्रोटेक्शनिज्म का पूरा फ्लो चार्ट होता है, ये मैंने आपको बना के बताया। ठीक है, तो बी ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, अरेंज द सीक्वेंस ऑफ द इवेंट्स रिलेटेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द इक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी। थोड़ा सा ट्रिकी लगेगा क्वेश्चन। इट मींस ये क्वेश्चन आपसे ये कहना चाह रहा है कि अगर इकोनॉमी को इक्विलिब्रियम में लाना है तो क्या करेक्ट सीक्वेंस होगा। सबसे पहली बात तो कि इक्विलिब्रियम नहीं है, ठीक है, इक्विलिब्रियम में लाना है मतलब मिसमैच हो रहा होगा किसी चीज का। तो अगर आप यहाँ पर डी वाले ऑप्शन को देखें, ठीक है, तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि एक्स एंटे डिमांड फॉर फाइनल गुड्स बाय फर्म्स एंड हाउस होल्ड इज ग्रेटर देन, इट मीन्स एडी इज ग्रेटर देन output of the producer's plan to given year. It means AS. It means aggregate demand ज्यादा है aggregate supply से, तो डिसइक्विलिब्रियम हो गया, डिमांड ज्यादा है सप्लाई से, तो डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट हुआ। अब इसको इक्विलिब्रियम लेके आना है। अब आपको पता होना चाहिए कि जब AD ज्यादा होता है AS से तो क्या होता है। तो आपके पास जब AD AS से ज्यादा होता है तो प्रोड्यूसर्स प्लान करते हैं कि हमारे पास जो स्टॉक पड़ा वो तो खत्म हो रहा है, डिमांड ज्यादा है, तो प्रोड्यूसर्स प्लान करते हैं कि हम जो है वो प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे, उत्पादन को बढ़ाएंगे। तो ये प्रोडक्शन को बढ़ाने के ऊपर फोकस करते हैं, बिकॉज यहां पर इस सिचुएशन में स्टॉक्स जो हैं वो कम हो रहे होते हैं, जो भी प्रोडक्शन पड़ा हुआ है वो डिमांड ज्यादा होने की वजह से वो सफिशिएंट नहीं हो रहा होता है। इस वजह से प्रोड्यूसर्स प्लान करते हैं कि वो प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे। प्रोडक्शन को अगर बढ़ाते हैं तो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन के लिए आपको लेबर्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो आप लेबर्स को हायर करते हैं। इट मींस कंट्री के अंदर एम्प्लॉयमेंट, रोजगार का स्तर बढ़ता है। ठीक है, अब अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो प्रोडक्शन जब तक आप करते रहेंगे, एम्प्लॉयमेंट जब तक ये चीजें होंगी, जब तक दोबारा से डिमांड एंड सप्लाई दोबारा से बराबर नहीं आ जाती। इट मींस इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिशमेंट करने के लिए ADAS दोबारा से बराबर होना चाहिए संतुलित स्तर करने के लिए। ठीक है, तो मैं शुरुआत करूंगा डी वाले पॉइंट से, क्योंकि AD इज ग्रेटर देन AS। सबसे पहले ये होगा, डिसइक्विलिब्रियम आएगा, फिर हम इसको इक्विलिब्रियम के तौर पर लेके जाएंगे। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या हुआ था, इसके बाद स्टॉक्स कम पड़ने लगे थे। तो अगर आप ए वाला ऑप्शन
ऑप्शन देखें, दिस विल द कॉज अनइंटेंडेड डिक्युमुलेशन ऑफ इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज को कमी पड़ रही है एक तरीके से, ठीक है। फिर इसके बाद अब आप क्या करेंगे, अब आप प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो सी वाला ऑप्शन, प्रोडक्शन रिस्पॉन्ड बाय इंक्रीजिंग आउटपुट, तो आउटपुट बढ़ेगा, आउटपुट बढ़ने से एम्प्लॉयमेंट आप देंगे लोगों को, लोगों की इनकम बढ़ रही होगी, है ना, तो ई वाला होगा। फिर ये प्रोसेस कब तक कंटिन्यू होगा, जब एक्स एंटे एडी इक्वल ना हो जाए एक्स एंटे सर्विसेज, सॉरी एग्रीगेट सप्लाई से, दोनों बराबर ना हो जाए। ये प्रोसेस मैंने भी आपको समझाया, तो फटाफट से डिकोड कीजिए। देखिए पहले डी आया था, डी के बाद ए आया था, ए के बाद आया था आपके पास ई, प्रोडक्शन बढ़ा था, नहीं सॉरी सी, प्रोडक्शन बढ़ा था, फिर ई आया था और फिर बी आया था, लास्ट में बी है, तो डी ए सी ई बी, डी ए सी ई बी, यही वाला ऑप्शन करेक्ट है, सेकंड वाला ऑप्शन। इजी है, यहां तक चीजें समझ में आ रही हैं, ठीक है ना। और ये आपको ना क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी लगेगा, बट इस टाइप के क्वेश्चंस हमेशा से एनटीए पूछता है सीवीटी के एग्जाम में, और आपको इस टाइप से क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार करके जाना है, ठीक है। अब यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू द अल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल्स, यानी कि वैकल्पिक विपणन चैनल्स के बारे में अगर आप बात करें तो क्या सत्य है इसके बारे में। अब देखिए यहां अगर आप ऑप्शंस को देखें तो यहां पर ए बी सी ओनली लिखा हुआ है, इट मींस कोई एक स्टेटमेंट होगी, तो अब आपको इतना स्ट्रेस नहीं लेना है, चीजों को सारे को नहीं पढ़ना है। तो अल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल्स क्या होते थे, जहां पर फार्मर्स को आप ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं, फार्मर्स के पास ऑप्शंस आते हैं कि वो अपनी जो क्रॉप्स है, जो फसल है, उसको सेल करने के लिए केवल और केवल गवर्नमेंट द्वारा जो भी एपीएमसीज बनी है, एपीएमसी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कॉर्पोरेशन बने, केवल उनको ही ना बेचें। वहां अगर उन्हें सही प्राइस मिल रहा है तो वहां बेचें, वरना अगर उन्हें और कहीं सही प्राइस मिल रहा है तो वहां पर भी उसको क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। और जब अल्टरनेटिव चैनल्स मिलते हैं तो फार्मर्स डायरेक्टली जो है कंज्यूमर्स तक भी अपने प्रोडक्ट्स को पहुंचा सकते हैं, तो डायरेक्टली सेल हो सकती है, कोई बीच में मिडल मैन नहीं रहेगा। जब आप जैसे यहां पर मैं बात कर रहा था एपीएमसी, तो वो गवर्नमेंट की एपीएमसी मंडी एक मिडल मैन हो गई ना, तो वो मिडल मैन नहीं रहेगा। यहां पर मिडल मैन को बेसिकली खत्म करने के ऊपर बात कही जाती है, तो मिडल मैन भी खत्म होगा। तो अगर आप ए ऑप्शन से पढ़ें, इन द अल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल फार्मर सेल देयर प्रोडक्ट डायरेक्टली टू कंज्यूमर, ये ठीक है, ठीक है। बी वाला देखें, द अल्टरनेटिव चैनल मार्केटिंग फार्मर सेल देयर प्रोडक्ट्स डायरेक्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को बेच रहा है तो वो कंज्यूमर तक तो अभी भी नहीं जा रहा ना, अभी भी मैंने समझाया एपीएमसी वगैरह में जा रहा है, तो वहां पे भी गवर्नमेंट एक मिडल मैन हो गई। यहाँ पर अल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल्स फार्मर्स सेल देयर प्रोडक्ट्स टू द मिडल मैन, ये तो डायरेक्टली आपको लग रहा है गलत होगा। इन द अल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल्स फार्मर्स सेल देयर प्रोडक्ट्स डायरेक्टली टू द होलसेलर्स, होलसेलर फिर कंज्यूमर को देगा, अभी भी एक मिडल मैन आ रहा है। डायरेक्टली अगर आप सेल करेंगे तो वो सबसे ज्यादा, मतलब मैं ये कहूंगा कि सी वाले ऑप्शन को छोड़ के ये और ये ऑप्शन बेटर हैं, ये भी इतना बेटर नहीं है, सी व बी भी बेटर है, बट बी से बेटर ए वाला है, इसलिए मैं ए की तरफ जाना चाहूंगा, मतलब फर्स्ट वाले ऑप्शन ए ओनली की तरफ। समझ गए मेरी बात, मैंने किस तरीके से आंसर को चूज किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी में आप पढ़ सकते हैं, हिंदी में वैसे मैं बताते हुए गया हूं आपको। इन्वेस्टमेंट इन द एजुकेशन टर्न्स ह्यूमन रिसोर्सेज इनटू, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं एजुकेशन को तो ह्यूमन रिसोर्स क्या बनता है। अब देखिए यहां पर ना बच्चों को दो चीजों में कंफ्यूजन होगी, एक ह्यूमन कैपिटल वर्ड में, एक ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन वर्ड में। देखिए अगर मैं इसको क्लियर करूं तो एक ऐसा ह्यूमन कंट्री के लिए कब रिसोर्स होगा, जब उसके पास एक बेटर एजुकेशन होगी, उसकी हेल्थ बेटर होगी, ठीक है, वो एक्सपीरियंस होगा और उसके पास स्किल्स होगी, यानी कि उसके पास अगर कोई कौशल है, कोई अनुभव है, उसका स्वास्थ्य अच्छा है और वो जो है एजुकेटेड है। तो इन तीन चीजों पर या तीन चार चीजों पर मैं इस ह्यूमन को एक ह्यूमन कैपिटल बनाऊंगा, ठीक है। तो ये बन गया हमारे लिए मानव पूंजी, ह्यूमन कैपिटल। तो मानव पूंजी बनने के लिए ये तीन कंडीशन, ये चार कंडीशन जो है फुलफिल होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है।
अब बात आती है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की, HCF। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है कि जो ह्यूमन कैपिटल है, इट मींस ऐसे ह्यूमंस, अगर ऐसे ह्यूमंस का नंबर बढ़ रहा है, इट मींस मान लेते हैं आपके पास पहले एक था, फिर ऐसा ह्यूमन आपके पास एक और आ गया, फिर ऐसा ही ह्यूमन आपके पास एक और आ गया, तो आपके पास ऐसे ह्यूमंस के नंबर बढ़ रहे हैं। और अगर आपके पास ऐसे ह्यूमंस के नंबर बढ़ेंगे तो उसको हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बोलेंगे। बट यहां क्वेश्चन में डायरेक्टली बोला है कि आपने शिक्षा पर निवेश किया है, जिससे ह्यूमन क्या बनेगा, उसकी एजुकेशन बेटर की जा रही है, तो वो ह्यूमन कैपिटल बनेगा, मानव पूंजी बनेगा। समझ गए? कंफ्यूजन इस वाले ऑप्शन में होगी बच्चों को, क्योंकि बच्चों ने जो क्वेश्चन पढ़ा है 12th क्लास में, आपने इसी तरीके से पढ़ी हैं चीजों को, तो आप डायरेक्टली सबसे पहले आपका आंसर इसके तरफ जा सकता है। तो मैं बता रहा हूं इसकी तरफ नहीं जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 8 को अगर आप देखें तो ये कह रहा है ट्रेड डेफिसिट इज 200 करोड़ एंड इंपोर्ट इज वर्थ 4000 करोड़, देन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट की वैल्यू क्या होगी? अगर आपको पता हो कि जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है, व्यापार शेष है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? बैलेंस ऑफ ट्रेड या BOT हम जिसको शॉर्ट में कहते हैं, व्यापार शेष, फॉर्मूला होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अगर आप डेफिसिट देखें तो डेफिसिट है यानी कि नेगेटिव बैलेंस है, डेफिसिट है यानी कि नेगेटिव बैलेंस है, और एक्सपोर्ट्स निकालने हैं, इंपोर्ट आपके पास 4000 दिया हुआ है। अब हम इसको इधर लेके जाते हैं तो -2000 ये इधर आकर प्लस का हो जाएगा। इट मींस एक्सपोर्ट की वैल्यू जो आएगी वो 2000 रुपए आएगी, तो 2000 रुपए आपका एक्सपोर्ट होगा। तो थर्ड वाला हो जाना चाहिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन, इससे आसान क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा एग्जाम में। क्लियर है? बहुत आसान लगा आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 भी डायरेक्टली फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है कि द जर्नल थ्योरी ऑफ द एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, ये बुक किसने लिखी थी, किस इकोनॉमिस्ट के द्वारा लिखी गई थी? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, JM गेन्स। ठीक है, आपको याद रखना है, जब मैंने पढ़ाया था तो उस वक्त भी मैंने जो है इनकी बुक के जिक्र किया था कि इन्होंने जो है इस बुक को पब्लिश किया था 1936 में। अगर इसका ईयर पूछ ले तो आपको याद रखना है, और आपके बुक में 12th क्लास की जो बुक में ज्यादातर थ्योरीज हैं वो यहीं से हैं। ठीक है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सम स्कॉलर्स questions the usefulness of India being a member of dash organization as a major volume of international trade occurs among the developed nation, identify the organization। यानी ये कुछ लोग का मानना ये है कि इंडिया जब से एक ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बना है, भारत के विदेशी व्यापार, इंटरनेशनल ट्रेड की जो मात्रा है, जो वॉल्यूम है, वो बड़ा है। किसके साथ? डेवलप्ड नेशन के साथ, यानी विकसित अर्थव्यवस्थाओं, विकसित देशों के साथ। तो वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? आप सभी को पता है, ट्रेड के पर्पज से जब भी बात होगी इंटरनेशनल ट्रेड, तो उसके लिए WTO ही जो है वो जिम्मेदार है। तो WTO एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, अब आपको पता है WTO कब बना? WTO जो है 1995 में बनाया गया। WTO जो है इंडिया में, इंडिया कह रहा हूं सॉरी, वर्ल्ड में गेट को जो है रिप्लेस करता है, और गेट जो है वो 1948 में बनाया गया था। तो गेट का फुल फॉर्म है जनरल एग्रीमेंट्स ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। ये एक तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं कह सकते आप, एक एग्रीमेंट टाइप चीजों को कह सकते हैं। उनके द्वारा फिर इसको जो है रिप्लेस करता है 1995 में WTO। और WTO का काम होता है कि ये वर्ल्ड में इंटरनेशनल ट्रेड को जो है वो प्रमोट करेगा, बढ़ाएगा अमॉन्ग द डेवलप्ड नेशन एंड डेवलपिंग नेशन। सभी नेशंस के बीच में ट्रेड को बढ़ाने का काम जो है वो आपका WTO का है। IMF की बात करें तो ये एक मॉनेटरी फंड है। सभी करेंसीज, जितनी भी फॉरेन करेंसीज हैं, उनका यहाँ पर इसके पास होता है। अगर किसी कंट्री को लोन की रिक्वायरमेंट है तो वो यहाँ से मिल जाता है। ये कंट्रीज को इकोनॉमिक हेल्प प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अगर कोई कंट्री रिसेशन में जा रही है या कंट्री में कोई दिक्कत है तो उसको ठीक करने के लिए काम आता है। वर्ल्ड बैंक जो है बेसिकली जितने भी सभी कंट्रीज के सेंट्रल बैंक्स हैं, उन सेंट्रल बैंक्स का बैंक है। जैसे सेंट्रल बैंक को, केंद्रीय बैंकों को आप बोलते हैं ना कि ये सारे कमर्शियल बैंक्स को कंट्रोल करते हैं, इसी तरीके से सारे देश के सेंट्रल बैंक्स जो है वो कंट्रोल, या आप कह सकते हैं इसके अंडर में चीजों को रेगुलेट करते हैं।
यूनाइटेड नेशंस तो आपको पता है, यूएसए के बारे में बात हो रही है। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेवेन्यू रिसीप्ट्स इन द गवर्नमेंट बजट इंक्लूड। रेवेन्यू रिसीप्ट्स में आप इनमें से किन चीजों को जो है इंक्लूड करते हैं? रेवेन्यू रिसीप्ट्स मतलब राजस्व प्राप्तियां। तो राजस्व प्राप्तियां क्या होती हैं? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गवर्नमेंट बजट में यहां से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो रेवेन्यू रिसीप्ट्स वो होती हैं, रेवेन्यू रिसीप्ट्स में शॉर्ट में लिख रहा हूं, राजस्व प्राप्तियां जिनसे सरकार की एसेट्स जो है वो रिड्यूस नहीं होती, पहला पॉइंट। जिनसे सरकार की लायबिलिटी यानी कि देयता बढ़ती भी नहीं है। यानी कि ऐसे रिसीप्ट्स जिनसे सरकार की एसेट्स कम ना हो और लायबिलिटी ना बढ़े, उनको आप रेवेन्यू रिसीप्ट्स बोलते हैं। तो पहला है गवर्नमेंट बोरोइंग। अगर गवर्नमेंट बोरो करता है तो गवर्नमेंट के ऊपर लायबिलिटी बढ़ जाएगी, तो ये तो कैपिटल रिसीप्ट हो गया, ये रेवेन्यू रिसीप्ट नहीं है। ठीक है, टैक्स रेवेन्यू, टैक्स रेवेन्यू रेवेन्यू रिसीप्ट होता है। क्यों होता है? क्योंकि इससे गवर्नमेंट की एसेट्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, कम नहीं हो रही हैं और ना ही लायबिलिटीज बढ़ रही हैं। ठीक है, तो ये रेवेन्यू रिसीप्ट है यानी राजस्व प्राप्ति है। इंटरेस्ट रिसीप्ट ऑन लोन बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है। अगर रिसीव्ड हो रहा है तो बेसिकली ये आपके पास रेवेन्यू बेसिकली रिसीप्ट है। ठीक है, अगर ये रिसीप्ट है तो ये भी आपके पास एक तरीके का रेवेन्यू रिसीप्ट होगा, क्योंकि इंटरेस्ट मिलने से लायबिलिटी बढ़ती नहीं है, ना ही एसेट्स कम होती हैं। डी पार्ट देखें अगर आप, डिविडेंड्स अर्न बाय गवर्नमेंट इनटू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट पर गवर्नमेंट को डिविडेंड मिल रहा है। इट मींस ये एक इनकम है, रेवेन्यू नेचर की इनकम है, तो ये भी होगा। बीसीडी, बीसीडी ये वाला नहीं है, बी इसमें है, सी है, डी है, तो दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बहुत ही इजी, समझ में आ रहा होगा अभी तक आपको चीजें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कर चुके हैं हम, 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास एक मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के बारे में बोल रहा है। तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट जो है वो मार्केट फोर्सेस पर डिपेंड करता है ना। और डिवेल्युएशन का मतलब है जब गवर्नमेंट अपनी करेंसी को खुद ही कम करे, तो इसको गवर्नमेंट से मिलाना चाहूंगा मैं। फिक्स एक्सचेंज रेट एक पैक्ड एक्सचेंज रेट होती है। पैक्ड एक्सचेंज रेट का मतलब है कि जैसे हम बोलते हैं ना कि $1 जो है वो 50 रुपए के इक्वल है। तो दो कंट्रीज के बीच की गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक ने बैठकर आपस में जो है इसको डिसाइड कर दिया और ये पैक कर दिया कि $1 हमेशा 50 रुपए के बराबर रहेगा। ये फिक्स एक्सचेंज है। तो सी का 2 के साथ मिलाऊंगा मैं, सी का 2 देख लेता हूं, तो देखिए इतने पे ही आपको आंसर मिल जाता है। एक भी चीज का देख लेते हैं, या ए का 3 देख लीजिए, जो मैंने आपको कहा कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट जो है वो आपके पास फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट के आसपास, सॉरी, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट मार्केट फोर्सेस पर होगा। अगर मार्केट फोर्सेस पर होगा तो इसका आंसर आपके पास ये तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, मार्केट फोर्सेस के लिए देखिए डेप्रिसिएशन है ना, इसको भी इससे मैं मिला सकता हूँ। मैं डेप्रिसिएशन पे गया नहीं। डेप्रिसिएशन किसकी वजह से होता है? डेप्रिसिएशन होता है मार्केट फोर्सेस की वजह से, यानी कि डिमांड अगर ज्यादा हो जाए, ठीक है, तो वहां पर आपको जो है डेप्रिसिएशन ऑफ द करेंसी देखने को मिलता है। डेप्रिसिएशन और डिवेल्युएशन में अंतर होता यह है कि डेप्रिसिएशन और डिवेल्युएशन दोनों ही आपके डोमेस्टिक करेंसी को कम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर $1 100 रुपए के बराबर है और अगर वही $1 का रेट 110 रुपए के बराबर हो जाए, जहां पर वैल्यू ऑफ रुपीज जो है वो फॉल कर रही है, तो इसको आप डेप्रिसिएशन और डिवेल्युएशन दोनों बोलेंगे। बट ये जो है वो मार्केट फोर्सेस की वजह से होगा। ठीक है, और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट जो है वो एक फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है, इसको हम इसके साथ मिलाएंगे, है ना। तो डेप्रिसिएशन का था, इस वजह से इसको यहां पर रखेंगे। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन यानी कि आपका डी जो है वो ए के साथ मिलना चाहिए, इस वाले में बिल्कुल मिल रहा है। तो आपका थर्ड आंसर जो है ये होना चाहिए। मैंने तो इसको पकड़ के रखा था क्योंकि मुझे यही सही लग रहा था। फिर ए का 3 देखना मैंने तो वही निकला, ए का 1 नहीं होगा क्योंकि डेप्रिसिएशन और भी ऑप्शंस थे। ठीक है, बाकी सारे ऑप्शंस मैंने अभी नहीं देखे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन एक मैच द फॉलोइंग है। तो अगर आप इसको देखें तो ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन वाले चैप्टर से है। तो अगर आप इसको मिलाना चाहें तो कैसे मिलाएंगे, फटाफट बताइए। ह्यूमन कैपिटल क्या है? अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि ह्यूमन कैपिटल क्या है। कमेंट कीजिए कि आपके लिए क्या आंसर इसका होना चाहिए। ह्यूमन कैपिटल को आप क्या बोलेंगे?
ह्यूमन कैपिटल एक टेक्निकल प्रोग्रेशन है, टेक्निकली चीजें जो है वो बढ़ रही हैं आपके पास, नहीं नहीं होगा ना। और कुछ, या फिजिकल कैपिटल या एजुकेशन के बारे में, जैसे कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में अगर हम बात करें या ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में बात करें। फिजिकल कैपिटल तो एक टेक्निकल प्रोग्रेशन है, बी का तो 1 होगा, बी का तो 1 होगा क्योंकि फिजिकल कैपिटल टेक्नोलॉजी की वजह से होती है, फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है तो टेक्नोलॉजी, तो B1, यहीं से हमें आंसर मिल गया, ठीक है। और ह्यूमन कैपिटल किसकी वजह से हो रहा है, अभी अभी देखा था हमने, एजुकेशन एंड हेल्थ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने शायद आपको थर्ड या फोर्थ क्वेश्चन कराया था, उसमें यही ही सेम चीज बोली गई थी। तो ए का 2 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या है कि ऐसे लोगों का ग्रोथ एनहेंस हो रहा है। डेवलपमेंट क्या है, ह्यूमन वेलबींग, यानी कि ह्यूमंस का ओवरऑल डेवलपमेंट होना ही ह्यूमन डेवलपमेंट है। तो डी का 3 के साथ मिल रहा है, बिल्कुल ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और हिंदी में भी मैंने आपको साथ के साथ इसमें बताया है। नेक्स्ट अगेन एक और क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग है। ट्रेड इंक्लूड्स एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। थोड़ी देर पहले मैंने फॉर्मूला बताया कि एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ ओनली गुड्स को अगर आप देखते हैं तो वो आपका बीओटी है, बैलेंस ऑफ ट्रेड है। और अगर गुड्स में अगर आप देखें तो यहां पर बीओटी की जगह इनविजिबल, सॉरी इनविजिबल नहीं होगा, विजिबल ट्रेड होगा ये, ठीक है। तो ये इसमें तो नहीं होगा। तो ट्रेड इंक्लूड होगा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, करंट अकाउंट का पार्ट होता है ये, करंट अकाउंट का पार्ट होता है। करंट अकाउंट में बीओटी आता है, ठीक है। तो ये इसका पार्ट मैं कहना चाहूंगा कि यहां से आपके पास बनेगा, ठीक है। तो ए का 4 कहेंगे हम, ए का 4 देखने पे आंसर मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, ठीक है। बाकी भी देख लेते हैं। आपके पास डायरेक्ट एफडीआई, बेसिकली फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहां पर रिकॉर्ड करते हैं, आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड करते हैं कैपिटल अकाउंट में, यानी कि पूंजी खाते में। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या विदेशी प्रत्यक्ष निवेश आप बोल सकते हैं। नेट सेल ऑफ सर्विसेज प्रोडक्ट लाइक बैंकिंग एंड टूरिज्म। अब देखिए सर्विस की जब भी बात आ जाए तो ये इनविजिबल है, ये इनविजिबल ट्रेड है, ठीक है। तो इसको हम अदृश्य मदों में या अदृश्य व्यापार में शामिल करेंगे। तो सी का 2 भी था इसमें, सी का 2 भी है, बिल्कुल ठीक है। तो यही ऑप्शन हमारा हो जाएगा, डी और बचा है। रिसीप्ट्स ऑफ पेमेंट विदाउट प्रोवाइडिंग अ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये तो ट्रांसफर पेमेंट है, अगर आपने कुछ भी दिए बिना पेमेंट कर रहे हैं आप, तो विदाउट फैक्टर सर्विसेज लिए या विदाउट गुड्स एंड सर्विस लिए हुए, तो वो आपके लिए ट्रांसफर पेमेंट्स का काम करेगा। तो ये ट्रांसफर पेमेंट का ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, आइडेंटिफाई द टर्म मीन्स प्रोनेंस टू फॉल इल फ्रॉम मेजर वाटर बोर्न डिजीजेस। ठीक है, अगर कोई डेड हो रहा है और वाटर बोर्न डिजीज की वजह से किसी की डेथ हो रही है, तो आप उसको क्या बोलेंगे? ठीक है, उसको हम मोर्बिडिटी बोलते हैं, हिंदी में अगर हम देखें, ठीक है, मृत्युता बोलेंगे। उत्तर उसको आप मृत्युता या मोर्बिडिटी बोलते हैं, ठीक है। इसको हिंदी में आपको याद रखना है, ठीक है, क्लियर। ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन था और कुछ नहीं। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन एक मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है। इनकम मेथड है, एक्सपेंडिचर मेथड है, रियल जीडीपी है, नॉमिनल जीडीपी है। यहां पर देखिए नॉमिनल जीडीपी आपका होता है करंट ईयर प्राइसेस पे, रियल जीडीपी होती है कांस्टेंट प्राइसेस पे। इनकम मेथड में आप सभी इनकम्स को देख रहे होते हैं और एक्सपेंडिचर मेथड में आप फाइनल एक्सपेंडिचर्स को देख रहे होते हैं। क्लियर है। इनकम मेथड में एग्रीगेट फैक्टर इनकम को देखते हैं, यानी ए का 4 देखते ही मिल गया। बी का फाइनल 3 यानी कि बी का 3 है। सी का अगर आप देखें रियल जीडीपी जो है वो निकाली जाती है कांस्टेंट प्राइसेस पे, यानी कि 2 हो गया। और नॉमिनल जीडीपी निकाली जाती है करंट प्राइसेस पे, यानी कि डी का 1 हो गया। तो यहां से आपके पास थर्ड आंसर ऑटोमेटिकली निकल कर आ जाता है। तो आप देख रहे हैं कभी कभार आप एक ऑप्शन या 2 ऑप्शन चूज करने पर आपको पूरा आंसर मिल रहा है। जरूरी नहीं है कि मैच द फॉलोइंग में आपको चारों के चारों आइटम्स पता होने चाहिए। अगर 1-2 भी आपको पता है तो वहां से थोड़ा बहुत काम बन सकता है। सीवीटी एनटीए अभी इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है कि आपको सारे के सारे ऑप्शन जो है पता होने चाहिए। ऐसे ऑप्शंस में कंफ्यूज नहीं कर रहा है। ऑप्शन में कंफ्यूजन कब होती है? जब जैसे A4 यहाँ है, A4 यहाँ पे भी होता, ठीक है, फिर B3 सेम लग रहा है ना, फिर यहां पर और यहां पर सेम कर देता और फिर इसके बाद लेके जाता, तो आपको सारे ऑप्शन 1 बाय 1 जो है वो चेक करने पड़ते, तो वहां पर कंफ्यूजन हो सकती थी, ठीक है ना।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। एट अ पर्टिकुलर प्राइस लेवल when AD aggregate demand for a final goods equals to the aggregate supply, it means AD AS के बराबर है, it means AD AS के बराबर है। तो प्रोडक्ट मार्केट रीच एट, आप कौन से क्या कहेंगे, किस लेवल पर मार्केट पहुंची है, यानी कि वस्तु बाजार किस लेवल पे पहुंचा है। जब वस्तुओं का एडी और एएस बराबर हैं तो इक्विलिब्रियम होता है। आपको पता होगा इक्विलिब्रियम की इक्वेशन, इक्विलिब्रियम इक्वेशन होती है जब एडी एस के बराबर होता है ना। और इक्विलिब्रियम इक्वेशन में आप एडी एस के बराबर लेते हैं या फिर एडी एस वैसे ही लिख सकते हैं, और इसको आप y इक्वल्स टू सी प्लस आई भी लिख सकते हैं टू सेक्टर इकोनॉमी में, या फिर आप s इक्वल्स टू आई से भी बोल सकते हैं कि यहां पर भी इक्विलिब्रियम होता है। तो इक्विलिब्रियम की डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन है, एक ही कंडीशन है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ इक्विलिब्रियम लेवल वाला ऑप्शन ठीक होगा यहाँ पर, ठीक है, संतुलन का स्तर पहुंचा है। Next question, one kind of deficit in annual budget will have to be financed through the borrowing, indicates the total borrowing requirement of the government for all resources. It means अगर आप बजट का डेफिशिट देखते हैं, बजट में जो घाटा आया है, इनमें से कोई सा ऐसा डेफिशिट है, ऐसा कोई घाटा है जो बोरोइंग्स के थ्रू, जो उधार के थ्रू जो है वो फाइनेंस किया जाएगा, जिससे आप उधार लेकर ही उस घाटे को खत्म कर सकते हैं, उस डेफिसिट को खत्म कर सकते हैं, वो कौन सा है। अगर आपको पता हो कि जो फिस्कल डेफिसिट है आप उसको बोलते हैं नीड ऑफ बोरोइंग्स। इट मींस अगर आपके पास फिस्कल डेफिसिट हुआ है तो ये बता रहा है कि आपको कितना पैसा बाहर से सरकार को उधार लेना पड़ेगा इस घाटे को ठीक करने के लिए। तो यही तो आंसर होगा, यही तो आंसर होगा हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास एडी इक्वल्स टू सी बार आई बार एंड प्लस सी वाई, चेंजेस इन द ऑटोनोमस कंजम्पशन विल लीड्स टू, क्या होगा। देखो ध्यान से समझेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपको पता होगा कि एडी इक्वल्स टू होता है सी प्लस आई, ठीक है। अब एडी इक्वल्स टू सी प्लस आई है आपके पास, है ना, एडी इक्वल्स टू सी प्लस आई है, और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होगा तो आई बार होगा, और सी को आप क्या लिखते हैं, सी बार प्लस बी वाई प्लस आई बार। अब देखिए यहां ना इसने इसको सी लिखा है बी की जगह पर, इसको भी स्मॉल सी से भी दिखाएंगे तो बात वही है, इसको स्मॉल सी से दिखाएंगे तो भी ये एमपीसी ही होगा, बी एमपीसी होता है ना, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो ये इक्वेशन बन गई। अब आपने क्या करा, अब आपने सी बार और आई बार दोनों को एक साथ रखा और ये रखा, तो ये एडी की इक्वेशन ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना इसमें, है ना। अब क्या होगा, अब वो बोल रहा है ऑटोनोमस कंजम्पशन चेंज हो रहा है, इट मींस सी चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है। अगर मैं डायग्राम आपको बनाकर बताऊं तो यहाँ पर y होता है, यहाँ पर आप एडी लेते हैं, है ना, ये आपका एडी कर्व गया जो कि सी प्लस आई दोनों को मिलाकर बना है। ये वाला पार्ट जो है वो आपका वो सी बार प्लस आई बार है। इट मींस अगर मैं इसको 20 प्लस 10 लेता हूं तो ये आपका 30 पर है, यहां पर ये वाला पार्ट है। अब वो बोल रहा है कि अगर ऑटोनोमस कंजम्पशन चेंज होता है, इट मींस सी बार ऑटोनोमस कंजम्पशन स्वायत्त उपभोग सी बार चेंज होता है, जो 20 है अगर मैं इसको बढ़ाकर 30 कर देता हूं बच्चे, ये 30 प्लस 10 इट मींस 40 आएगा, इट मींस ये 40 आएगा। तो अब कर्व आपका यहां से पास होगा, बट जो स्लोप होगा कर्व का वो स्लोप सेम होगा, स्लोप सेम होगा, स्लोप में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो आपके पास अगर हम देखें, अब यहां से मैं इसको ना एक एएस कर्व भी पास कर देता हूं, ठीक है, और आपको पता है ये इक्विलिब्रियम था पहले वाला। अब अगर ये ऊपर की तरफ बढ़ेगा तो इक्विलिब्रियम आपका इनकम बढ़ेगी, देख सकते हैं आउटपुट आपका पहले y था, अब इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट जो है वो आपका बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसी तरीके से अगर ये कम हुआ हो, ये 10 हुआ हो सी बार, तो 10 प्लस 10 यानी 20 हो जाएगा। तो आपका एडी कर्व कुछ इस तरीके से यहां से पास होगा, ये भी सी प्लस आई से बना है। तो अब इसका इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, इसका इक्विलिब्रियम यहाँ पर E2 पर होगा, जहां पर आउटपुट लेवल कितना होगा, Y2 होगा। तो अब ये आउटपुट लेवल क्या हो चुका होगा, कम हो चुका होगा, रिड्यूस हो चुका होगा। इट मींस अगर सी बार चेंज होता है, ऑटोनोमस कंजम्पशन चेंज होता है, तो नेशनल आउटपुट या नेशनल इनकम चेंज होगी, इक्विलिब्रियम चेंज होगा, इक्विलिब्रियम लेवल पे आपको चेंज देखने को मिल सकता है, ठीक है, बट स्लोप सेम रहेगा, स्लोप में कोई भी दिक्कत यहां पर नहीं आएगी। तो फटाफट से आप क्वेश्चंस देख लीजिए। चेंज इन इक्विलिब्रियम होगा, बिल्कुल होगा। चेंज इन एग्रीगेट डिमांड भी चेंज हो रही है।
चेंज इन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट चेंज नहीं होगा क्योंकि सी बार चेंज हो रहा है, ये नहीं होगा। चेंज इन एग्रीगेट डिमांड एंड नो चेंज इन द इक्विलिब्रियम, नहीं, एग्रीगेट डिमांड तो चेंज होगा बट इक्विलिब्रियम में चेंज नहीं होगा, ऐसा तो नहीं है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम तो चेंज हो रही है, इसलिए ये भी गलत हो गया। चेंज इन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, अब देखिए बच्चे ये बी जो है इसको आप बोलते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। ये ना इसका स्लोप बताती है, ये कंजम्पशन कर्व का या किस का स्लोप बताएगा, ये एडी कर्व का स्लोप डिफाइन करेगा। तो इसके स्लोप में कोई चेंज नहीं होगा, मैंने पहले ही बताया था, स्लोप कांस्टेंट रहेगा जब सी बार चेंज होगा। तो यहां पर सी बार चेंज होने से स्लोप पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो कांस्टेंट रहता है, तो ये गलत हो गया। तो ए बी ठीक है, ए बी ठीक है, यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन ठीक है। समझ में आया? बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आप स्क्रीनशॉट ले लेना इस क्वेश्चन का और एक बार रिवाइज कर लेना इन क्वेश्चंस को, बहुत जरूरी है। ठीक है, अब देखिए, अब आपके पास एक ओनली फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है कि स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना जो है उसका एम डैश क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी इन अर्बन एरियाज। अब देखिए शहरी रोजगार योजना है, तो स्वर्ण जयंती योजना जो है वो ज्यादातर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पर फोकस करती थी, तो ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की एक प्रॉब्लम है, सॉरी इसको चीजों को जो है वो सॉल्व करता है। अब ना वैसे भी अगर आप चाहें, अगर आपको पता भी ना हो तो भी आप यहाँ पर गेस कर सकते थे। कैसे? यहाँ पर रोजगार वर्ड आ गया, एम्प्लॉयमेंट वर्ड आ गया, और आपको पता है लिवलीहुड एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड नहीं है, हाउस भी नहीं है, पेंशन भी नहीं है, एम्प्लॉयमेंट वर्ड यहाँ आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली आपके पास 4 आंसर मिल जाता। मतलब इस तरीके से भी हम गैस कर सकते हैं, एक तरीका मैं आपको बता रहा हूं कि आप किस तरीके से अपने एग्जाम में आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड किस तरीके से आपके क्वेश्चंस को ठीक कराएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन, हेल्थ, माइग्रेशन, इंफॉर्मेशन आर द सोर्स ऑफ, किसके सोर्स हैं? अगर आप इन सभी पर पैसा खर्च करते हैं तो क्या आप उसे ह्यूमन कैपिटल बोलेंगे? नहीं, इस बार वो सोर्स पूछ रहा है। इससे होगा क्या? इससे कंट्री के अंदर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा, मानव पूंजी निर्माण होगा, ये सभी मानव पूंजी निर्माण के स्रोत रहे हैं। समझ गए मेरी बातों को? तो ये वाला इस बार सेकंड आंसर होगा। मानव पूंजी वैसे ऑप्शन में दिया भी नहीं हुआ था, है ना। अरेंज द सीक्वेंस ऑफ द इवेंट रिलेटेड टू द आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ पुअर इन इंडिया। ठीक है, अब देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है वो आपके पास जो है डायरेक्टली इस चीज से रिलेट आ रहा है कि किसने पुअर ऑफ इंडिया, पुअर संख्या जो है वो कब और किस टाइम पे किस स्टोरी को दी, उसके अकॉर्डिंग आपको इसको ऑर्डर में लगाना है। तो आपको पता है एक एक करके चीजों को हम लगाते हैं। जैसे टास्क फोर्स जो है वो थोड़ी सी नहीं है, ये एक एक्सपर्ट ग्रुप है, ये बाद में बनाया गया था। ठीक है, ये सब। और प्लानिंग कमीशन कब फॉर्म हुआ था आपको पता होना चाहिए। प्लानिंग कमीशन इस स्टडी के लिए बनाया गया, इस स्टडी को 1962 में इसने करा। और दादा भाई नरोजी ये तो जो है बेसिकली प्री इंडिपेंडेंस से काम कर रहे हैं, तो इंडिपेंडेंस से पहले के बारे में अगर आप बात करें, प्री इंडिपेंडेंस, इसकी एग्जैक्टली डेट नहीं पता मुझे, बट इन्होंने प्री इंडिपेंडेंस आजादी से होने से पहले ही जो है बेसिकली निकाला था जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग। ठीक है, आपने कंज्यूमर कॉस्ट ऑफ लिविंग पढ़ा होगा, कॉस्ट ऑफ लिविंग, ये जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग था जो उस वक्त निकाला गया था। ठीक है, तो अगर आप देखें कि पुअरर आइडेंटिफाई करने का सबसे करेक्ट ऑर्डर क्या है, तो प्री इंडिपेंडेंस से स्टार्ट होगा। अगर प्री इंडिपेंडेंस से स्टार्ट हो रहा है आपके पास तो डी पहले आएगा, इन दोनों में है डी। अब इसके बाद सी भी देखो दोनों में ही है। ठीक है, अब बात आ रही है कि ए पहले आएगा या बी पहले आएगा। तो आपको पता होगा कि जो एक्सपर्ट ग्रुप बनाया गया था, देखिए ये अगेन एक फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, तो आप इस तरीके से नहीं कहेंगे। टास्क फोर्स जो है वो बनाया गया था 1979 में। एक्सपर्ट ग्रुप के बारे में मैं श्योर नहीं हूं, बट मुझे इतना पता है कि प्लानिंग कमीशन के बाद टास्क फोर्स जो है वो बनाया गया। तो सी के बाद जो है वो ए आना चाहिए, सी के बाद ए आना चाहिए और बी लास्ट में, क्योंकि एक्सपर्ट ग्रुप जो है जिसको आप तेंदुलकर कमेटी वगैरह देखते हैं तो वो बाद में आए। ठीक है, इसको हम इसलिए बाद में मान रहे हैं ना, ये लास्ट ऑप्शन मान रहे हैं, तो इसकी वजह से ये आंसर ठीक होना चाहिए। क्लियर? समझ रहे हो मेरी बातों को? ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो फैक्चुअल्स होते हैं, आपको चीजों को रटी हुई चीजों को याद होना चाहिए, तो वहां से भी क्वेश्चंस बनते हैं।
अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो करंट अकाउंट कंपोनेंट पूछा है ऑफ ट्रेड इन सर्विसेज इंक्लूड्स। सर्विसेज के ट्रेड में आप किस किस चीजों को देखते हैं? तो सर्विसेज में आप केवल और केवल किन चीजों को देखते हैं? नॉन फैक्टर इनकम। अब देखिए गिफ्ट्स एंड रेमिटेंस भी बात होगी, बट बच्चे ये ट्रांसफर्स हैं, करंट ट्रांसफर हैं, ये सर्विस नहीं है, ये सर्विस नहीं है, सेवा नहीं है। आपको सेवाएं ढूंढनी है, तो सेवा तो नॉन सेवाएं तो आपके पास यहां से आएंगी, नॉन फैक्टर इनकम से आएंगी, ठीक है, ये सेवा से नहीं आएगी। नेट इनकम, अब देखिए इन्वेस्टमेंट वर्ड आ गया, इन्वेस्टमेंट इनकम है ये ठीक है, ये तो आपके पास जो है अगेन सर्विस से रिलेटेड है, बट आपके पास डी जो है वो ग्रांट्स आ गया, ये आपका अलग है, ठीक है। तो आपका बी और सी यानी कि ये वाला ऑप्शन होना चाहिए, बी और सी सेकंड वाला, ठीक है। इजी है, करंट अकाउंट के कंपोनेंट्स को पूछा गया था। और आपको पता होना चाहिए कि करंट अकाउंट में आपके जो है ट्रेड ऑफ गुड्स आते हैं, ट्रेड ऑफ गुड्स आएगा, सर्विसेज भी आएगा। अभी शायद थोड़ी देर पहले इसी चैप्टर से क्वेश्चन भी आया था, तो आपने देखा कि इस चैप्टर से भी ज्यादा क्वेश्चंस बन रहे हैं। और फिर यहाँ पर आपके पास प्राइमरी इनकम आती है जिसको आप फैक्टर इनकम बोलते हैं, फैक्टर आता है, और दूसरा नॉन फैक्टर आती हैं, ठीक है। तो फैक्टर इनकम और नॉन फैक्टर मैंने लिया है क्योंकि ये बोला हुआ है कि कंपोनेंट ऑफ ट्रेड इन सर्विसेज की बात हो रही है, ट्रेड इन सर्विसेज तो दिए ही नहीं है, तो इनसे रिलेटेड ये हो गया आपके पास, ये हो गई आपके पास नॉन फैक्टर, ये हो गई आपके पास फैक्टर सर्विसेज के लिए दिया गया, ठीक है। क्योंकि इनकम बात हो गई ना, तो इनकम सर्विसेज के बदले दी गई होगी, इसलिए यहां पर बताया जा रहा है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और सॉरी ये वाला मैं नहीं कहूंगा, नॉन फैक्टर नहीं कहूंगा, सॉरी मैंने गलत बोल दिया। ये इन्वेस्टमेंट इनकम है तो ये भी फैक्टर इनकम ही होगी, यानी कि किसी काम के बदले मिली हुई इनकम होगी, ठीक है। मैं मिस्टेक को ठीक करना चाहूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स कैन बी इंक्लूडेड इन कैपिटल अकाउंट इन बीओपी। बीओपी की कैपिटल अकाउंट में आप क्या क्या चीजें ऐड ऑन करते हैं? तो कैपिटल अकाउंट में कैपिटल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड चीजें जो है उनको हम रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो अगर आप इनको रिकॉर्ड करेंगे तो फटाफट से देखिए, कमेंट करके मुझे बताइए क्या क्या चीजें जो है वो आप ऐड ऑन करेंगे। क्या आप इंडियन बाइज अ यूके कार कंपनी। अब देखिए कंपनी की बात आ रही है, कंपनी की खरीदने का मतलब है कि आपने एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर लिया, एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट आपने एक तरीके से कर लिया, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट्स बीओपी अकाउंट के कैपिटल अकाउंट में आता है, तो ये ट्रांजैक्शंस तो आएगा, ठीक है। विदेशी निवेश। अ स्वीडिश सिटीजन बाय द शेयर्स इन रिलायंस इन कंपनी। इंडिया की रिलायंस कंपनी है, उस कंपनी के शेयर खरीद लिया। तो मुझे बताओ ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो है, बट ये किस टाइप का फॉरेन इन्वेस्टमेंट है? ये आपका पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, पत्राधान निवेश, या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो ये भी इसी के अंदर रिकॉर्ड होता है क्योंकि इन्वेस्टमेंट कैपिटल अकाउंट्स के अंदर होती हैं, ठीक है। तो ए भी आएगा, बी भी आएगा, आई थिंक दो ही उसमें है, तो दो में तो ए और बी यानी फोर्थ आंसर होना चाहिए, बट बाकी हम देखते हैं। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किसमें आते हैं? एक्सपोर्ट इंपोर्ट करंट अकाउंट में आते हैं, इसमें तो नहीं आएंगे। एप्पल आईफोन गिफ्ट नॉन फैक्टर ट्रांसफर्स हो गए, है ना, तो ये भी करंट अकाउंट में आते हैं, इसलिए ये दोनों नहीं आने वाले, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी वाले बच्चों को अगर देखना हो तो देख सकते हैं, किसी भारतीय द्वारा यूके में कार कंपनी की खरीद, या स्वीडिश एक नागरिक द्वारा रिलायंस कंपनी के शेयरों की खरीद। वैसे मैं हिंदी में भी बताते हुए चल रहा था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल इनकम कैन आल्सो बी कॉल्ड। नेशनल इनकम को आप NNP FC बोलते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, यानी कि थर्ड। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है या नहीं है? अगर जिसको फॉर्मूला याद है, चीजें याद है, तुरंत के तुरंत आंसर निकलेगा, है ना। तो आप देख रहे होगे कि नेशनल इनकम से बीओपी से ज्यादा क्वेश्चंस आपको अभी तक देखने को मिल रहे हैं इस पेपर में, या गवर्नमेंट बजट से। द वैल्यू ऑफ नॉमिनल GDP इज 5500 and GDP is this, real GDP is this. What is the GDP deflator? GDP deflator का फॉर्मूला, GDP ऑफ सफाया का फॉर्मूला क्या होता है? GDP deflator होता है नॉमिनल GDP डिवाइडेड बाय रियल GDP इनटू में 100। तो नॉमिनल GDP है 5500, रियल GDP है 2200 इनटू 100, ठीक है। अब 0 0 0 0 काटोगे
11 से 2 बार में, 5 बार में, तो 5500 डिवाइडेड बाय 2 इट मींस 250 आ रहा है। लेकिन यहाँ पर ना 100 से मल्टीप्लाई नहीं किया हुआ है, इसलिए मैं 100 से मल्टीप्लाई अगर नहीं करूंगा, इसको डिवाइड दे देता हूँ, तो ये 2.5 आ जाएगा, 2.50। ठीक है, फॉर्मूला यही रहेगा, फॉर्मूला यही रहेगा। 100 में नहीं पूछा, 100 हटा दो, 100 में पूछा है 100 लगा दो, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। आगे नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, RBI can influence money supply by changing the bank rate and increase bank rate can termed as। अब देखिए, RBI मनी सप्लाई को ना बैंक रेट से चेंज कर सकती है। बैंक रेट क्या है? बैंक रेट वो रेट है जिस रेट पर, बैंक दर वो दर है जिस रेट पर सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स को, जितने भी कमर्शियल बैंक हैं, वाणिज्य बैंक हैं, इन बैंक्स को लोन प्रोवाइड करता है। लोन जिस रेट पर प्रोवाइड किया जाता है उसको हम बोलते हैं बैंक रेट। और ये जो लोन होता है ये लॉन्ग टर्म लोन होता है। कैसा लोन होता है? लॉन्ग टर्म लोन होता है। ठीक है, तो बैंक रेट है। बट अगर शॉर्ट टर्म लोन होता, तो शॉर्ट टर्म लोन के केस में बैंक रेट नहीं रहेगा, तो उस पर देता है फिर बैंक रेपो रेट, तो वो बन जाती है आपके रेपो रेट। लोन देने के लिए भी और सिक्योरिटी भी बाय करता है, रेपो दर हो जाता है। अब यहां पर बात आ रही है कि बैंक रेट को बढ़ाया जा रहा है। अगर रेट को बढ़ा देंगे, सेंट्रल बैंक कहेगा कि हम रेट, इंटरेस्ट रेट ज्यादा चार्ज कर रहे हैं, तो कमर्शियल बैंक्स के लिए लोन जो है वो बहुत महंगे हो जाएंगे। और अगर लोन महंगे होंगे तो ये लोन कम लेंगे, जिसकी वजह से इकोनॉमी में मनी सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी। और मनी सप्लाई कम हो जाएगी तो लोगों की डिमांड कम होगी, प्राइसेस कम होंगे। तो ये एक तरीके से चीजों को कम कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, चीजों को सिकोड़ रहा है। तो ये कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी होगी, एक्सपेंशनरी नहीं होगी। एक्सपेंशनरी पॉलिसीज चीजों को एक्सपेंड करती हैं, इट मींस मनी बेस बढ़ाएंगी, मनी सप्लाई बढ़ाएंगी, लोगों की डिमांड को बढ़ाएंगे। बट ऐसा इसमें नहीं हो रहा है, इसलिए कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी है, फिस्कल पॉलिसी नहीं होगी, क्योंकि गवर्नमेंट की वजह से नहीं हो रही है, ये सेंट्रल बैंक की वजह से हो रही है, आरबीआई की वजह से। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी होगी, तो ये कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी होगी स्टूडेंट्स। बहुत इजीली समझ में आया होगा आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द ओपन मार्केट ऑपरेशन इन द करेक्ट सीक्वेंस। अब देखिए, ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब क्या है? ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब है जहां पर जो आरबीआई है या सेंट्रल बैंक है, मार्केट में शेयर्स और डिबेंचर्स को खरीदता है या सिक्योरिटीज को खरीदता है। किससे? जनरल पब्लिक से, कमर्शियल बैंक से। ये एक प्रोसेस बन जाता है आरबीआई का या सेंट्रल बैंक का। तो सेंट्रल बैंक सबसे पहले क्या करता है, अगर आप देखें यहाँ पर, बाय करेगा। सेंट्रल बैंक बाय गवर्नमेंट बॉन्ड्स इन ओपन मार्केट। बिल्कुल ठीक है, ये पहला सीक्वेंस होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि सबसे पहले वो बॉन्ड खरीदेगा, मैंने अभी आपको बताया। तो पहला सी आएगा। ठीक है, फर्स्ट पे बॉन्ड्स अगर वो खरीदेगा तो इससे क्या होगा? इससे द रिजल्ट दैट इंक्रीज इन मनी सप्लाई होगा। ठीक है, सेंट्रल बैंक पेज इट फॉर द गिविंग अ चेक। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि अगर सेंट्रल बैंक ने खरीदा है, जैसे सेंट्रल बैंक खरीद रहा है, बाय कर रहा है, तो ये क्या करेगा? ये मनी देगा। किसको? जिससे खरीदा है। सिंपल सीधी बात है, जिससे खरीदा है उसको पैसे देगा। तो सेंट्रल बैंक पेज फॉर इट बाय गिविंग अ चेक, पे करेगा इसके लिए। तो इसके बाद बी सीक्वेंस आना चाहिए, सी बी। यहीं से आंसर मिल गया होगा, देखो सी बी है ना। बट आगे देख लीजिए आप क्या होगा फिर इसके बाद। जब ये होगा तो इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट बॉन्ड्स इन ओपन मार्केट, ये तो हो गया। इंक्रीज इन मनी सप्लाई, मनी सप्लाई बढ़ेगी। इंक्रीज इन द टोटल अमाउंट रिजर्व। हाँ, पहले तो रिजर्व बढ़ेगा, टोटल अमाउंट रिजर्व इन इकोनॉमी। इकोनॉमी के अंदर ये चीजें, मनी बढ़ने लगेगा, रिजर्व बढ़ने लगेगा, फिर उसके बाद मनी सप्लाई बढ़ेगी, लास्ट में मनी सप्लाई बढ़ेगी, यानी ए बाद में आएगा, पहले डी आएगा। तो फोर्थ वाला ऑप्शन हो गया। क्लियर है? अगर आपको कॉन्सेप्ट याद है ना बच्चे, तो आप बहुत इजी से क्वेश्चन को जो है कर लेंगे हैंडल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। द इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्लोजली रिलेटेड टू द ट्रेड पॉलिसी विच एम एट रिप्लेसिंग इंपोर्ट्स विद डोमेस्टिक प्रोडक्शन इज नोन। मतलब ऐसी कौन सी व्यापार नीति है, ट्रेड पॉलिसी है जो इंपोर्ट्स को रिप्लेस करती है? मतलब कंट्री जो है इंपोर्ट नहीं करेगी, अपनी ही कंट्री में बनाएगी, डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाएगी उसका। तो आप क्या बोलते हैं उस पॉलिसी को? फटाफट मुझे बताइए। आपने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी के बारे में सुना होगा, है ना।
इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी, जहां पर जो भी प्रोडक्ट्स बाहर से कंट्री इंपोर्ट करती है उन प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट नहीं करेगी, उन पर टैरिफ लगा दिया जाएगा ताकि वो महंगे हो जाएं और लोग ज्यादा इंपोर्ट ना करें। और वो इंपोर्ट ना करेंगे तो डोमेस्टिक कंट्री में डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ेगा, डोमेस्टिक फर्म्स को बेनिफिट मिलेगा, है ना। तो ये एक पॉलिसी हो गई। एक्सपोर्ट प्रमोशन क्या होता है, इसका आंसर ए है, ठीक है। एक्सपोर्ट प्रमोशन क्या होता है, जहां पर कंट्री जो है वो अपने एक्सपोर्ट को प्रमोट करती है, एक्सपोर्ट को प्रमोट किया जाता है एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए, ठीक है। डोमेस्टिक सब्स्टिट्यूशन जैसा कोई वर्ड नहीं है, एक्सपोर्ट सब्स्टिट्यूशन जैसी भी कोई ट्रेड पॉलिसी नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट अ वे टू अटेंड अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने का इसमें एक कोई तरीका नहीं है। स्टिकिंग टू द मेथड टू प्रमोट इनइक्वालिटी। अगर आप इनइक्वालिटी को बढ़ाना चाहते हैं, मतलब असमानता को बढ़ाना चाहते हैं, तो असमानता बढ़ाना एक सतत विकास है, सतत विकास का गोल है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है नहीं है, ठीक है। तो यही वाला ऑप्शन ठीक है ना। स्प्रेड ऑफ अवेयरनेस, अवेयरनेस बढ़ाओगे, जागरूकता बढ़ाओगे तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट बढ़ेगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है वैसे, अगर मैं यहाँ पर डिस्कस भी कर लेता हूँ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सिंपल सा मतलब है कि आप जो रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं, उन रिसोर्सेज का यूजेज आप जो है वो करंट के लिए, जो करंट सिचुएशन चल रही है उसमें आप इसका यूजेज कम नहीं करेंगे, लो नहीं करेंगे, और आप इनको इस तरीके से स्मार्टली यूज करेंगे कि ये जो आने वाली नेक्स्ट जनरेशन हमारे पास होगी, उस नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी ये रिसोर्सेज बचने चाहिए, खत्म नहीं होने चाहिए। तो उसको हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए आप अवेयरनेस को बढ़ाएंगे, ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस को भी करेंगे, क्लीनर फ्यूल को यूज करेंगे। तो फोर्थ भी, ये तीनों जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अटेन करने का तरीका है। नॉट पूछा था तो इनइक्वालिटी वाला हो जाएगा। वैसे ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस को प्रैक्टिस करना भी जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हानिकारक पहुंचा सकता है, बट हम जो है सबसे अच्छे पे जाएंगे ऑप्शन पे, तो प्रमोट इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी को थोड़ी बताओगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए। आपको अगर पता हो तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स हैं, 17 गोल्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, उसमें से एक गोल है कि आपको रिड्यूस करना है इनइक्वालिटी। तो अगर आप इस वाले पॉइंट को कहते हैं तो आप कहां से इस गोल को अचीव कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए ये आंसर गलत है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 आएगा अब हमारे पास। Receipts of the governments that are non-redeemable cannot reclaim from the government are under which types of revenue of government? अब देखिए, नॉन रिडीमेबल का मतलब है जिसे गवर्नमेंट को वापस नहीं करना, गवर्नमेंट को ये रेवेन्यू वापस नहीं करना एक तरीके से, ठीक है। ऐसी रिसीप्ट्स है। तो उसको आप बेसिकली टैक्स भी बोल सकते हैं या रेवेन्यू रिसीट्स। बेसिक फॉर्म होगा रेवेन्यू रिसीट्स, क्योंकि रेवेन्यू रिसीट्स के अंदर टैक्स भी आ जाएंगे, है ना। तो रेवेन्यू रिसीट्स इसका करेक्ट आंसर होगा, और इसको गवर्नमेंट को वापस भी नहीं लौटाना। इट मींस क्या, गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करने के बाद आपसे टैक्स जो कलेक्ट करती है फिर आपको वापस कर देती है कि आप मुझे 10 दिन के लिए टैक्स दे दो, फिर 10 दिन बाद हम उसको आपको लौटा देंगे ब्याज के साथ। ऐसा नहीं होता ना, उसको आप रिडीमेबल बोलते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं होता, इसलिए आप रेवेन्यू रिसीप्ट्स वाले पॉइंट को ठीक मानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट नीड्स टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट टू ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट। अब देखिए, आपको पता होना चाहिए कि जो फिस्कल डेफिसिट होता है उसको ही आप क्या बोलते हैं, उसको ही आप जो है यहाँ पर ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं। और अगर आपको प्राइमरी डेफिसिट निकालना है, यानी प्राथमिक घाटा निकालना है, ठीक है, और ये राजकोषीय घाटा था, ठीक है, अगर आपको निकालना है प्राइमरी डेफिसिट, तो प्राइमरी डेफिसिट निकालने का फॉर्मूला होता है फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा, माइनस आप इसमें से करते हैं इंटरेस्ट पेमेंट, ब्याज का भुगतान। अगर आप इंटरेस्ट पेमेंट, ब्याज का भुगतान इसमें से माइनस कर देते हैं तो ये प्राइमरी डेफिसिट यानी प्राथमिक घाटा निकल के आ जाता है। तो वो पूछ रहा है क्या माइनस करोगे आप, तो आप माइनस करोगे नेट इंटरेस्ट लायबिलिटी। इंटरेस्ट लायबिलिटी जो आपके पास इंटरेस्ट पेमेंट आ रहा है वो आप यहां से माइनस कर देंगे। और अगर आपके पास देखिए, जैसे मैंने कहा ये 100 है,
इंटरेस्ट भी 100 आ रहा है, तो आपके पास ये 0 आ रहा है। इट मींस नेट बोरोइंग कुछ भी नहीं है। इट मींस जो भी सरकार ने बोरो किया है वो ब्याज को चुकाने के लिए किया और वो खत्म हो गया। अब आगे जाकर कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है, बेटर सिचुएशन है ये। ठीक है, समझ रहे हो इसका मतलब। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन द स्ट्रेटेजी ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। थोड़ी देर पहले बताया था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या क्या है, विंड एनर्जी है, सोलर है, कंपोस्ट है, ये फ्यूचर जनरेशन के लिए बेटर है। बट लैंड को डिग्रेड करना, आप खुद अपनी जमीन को बेकार करेंगे, ऐसा तो नहीं है ना। जमीन का जो भूमि का अवशय है ये तो गलत हो जाएगा, तो ये ऑप्शन ठीक है ना। नॉट पूछा था इसलिए मैंने ये वाला ऑप्शन लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भूमि का अवक्षयकरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन CRR is 20%, what is the with the deposit of 1000 money creation will be 5000। मल्टीप्लायर क्या होगा? मल्टीप्लायर आप दो तरीके से निकाल सकते हैं। मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है, मनी मल्टीप्लायर यानी मुद्रा गुणांक, इसका फॉर्मूला होता है 1/CRR। ठीक है, ये हो गया। तो 1/20% है, 20% को आप ऐसे लिखेंगे, डिवाइड करोगे 5 टाइम्स आ जाएगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है कि आप ना टोटल डिपॉजिट जो आपने बनाई, जो मनी क्रिएट करा, जो मनी क्रिएशन हुआ है, उसको आप डिवाइड कर दीजिए जो आपने इनिशियल डिपॉजिट किया था, जो आपने इनिशियल डिपॉजिट किया था, प्राथमिक डिपॉजिट जो किया था। तो टोटल मनी क्रिएट करा 5000 का और 1000 रुपए इनिशियल डिपॉजिट करा था, डिवाइड करके 5 टाइम्स आ गया। आगे ना दो तरीके से, इस तरीके से निकाला जा सकता है, बहुत ही ईजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेपो रेट इज रेट एट विच RBI लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक। अभी अभी बताया कि बैंक रेट जो है वो लॉन्ग टर्म लोन्स के लिए होती है, रेपो रेट शॉर्ट टर्म लोन्स के लिए होती है। तो शॉर्ट टर्म लोन्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अल्प अवधि या शॉर्ट रन के लिए। अब देखिए ये क्वेश्चन कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। अगर आप देखें तो यहां पर एडी कर्व्स का स्लोप बिल्कुल सेम है, कोई चेंज नहीं हो रहा। इक्विलिब्रियम इनकम जो पहले Y1 थी वो बढ़कर Y2 भी हो रही है, यानी कि इनकम बढ़ भी रही है। और यहां पर ये वाला पार्ट जो है ऑटोनोमस C बार प्लस I बार होता है, ये C बार प्लस I बार दोनों ही जो है वो बढ़ चुके होंगे, दोनों ही बढ़ सकते हैं, एक बढ़ने से भी काम हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है, द एग्रीगेट डिमांड लाइन शिफ्ट अपवर्ड पैरेलली, दिस रीजन बिहाइंड दिस, इसका रीजन क्या है? अभी अभी हमने करा है ये क्वेश्चन। देखिए, या तो कंजम्पशन से बढ़ा होगा या तो इन्वेस्टमेंट से बढ़ा होगा। तो ऑटोनोमस कंजम्पशन बढ़ गया, लो मिल गया, पहले ही आंसर मिल गया। यानी कि स्वायत्त निवेश बढ़ गया होगा, यानी I बार बढ़ गया होगा। इसको मैंने अभी प्रीवियसली थोड़ी देर पहले आपको बहुत डिटेल में कराया था कि नहीं कराया था? तो ये हो गया, डिक्रीज होने से तो नीचे आ जाता। अगर ये डिक्रीज हो रहा होता, देखिए अगर ये डिक्रीज हो रहा होता तो आपके पास ये डिक्रीज हो रहा होता तो ये होता AD2, नीचे जा रहा होता ये, है ना। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये इसी का हिंदी वाला वर्जन है। हाँ, RBI कैन इन्फ्लुएंस मनी सप्लाई बाय चेंजिंग डैश एट विच लोन्स टू द कमर्शियल बैंक। ठीक है, अब मनी सप्लाई को चेंज करना है, किसको चेंज करने से? विच इट्स गिवन लोन टू कमर्शियल बैंक, किस रेट पर देते हैं? देखिए यहाँ पर ना रेट बेसिकली पूछ लिया आपसे, जिसको चेंज करने से ऐसा होगा। तो देखिए यहाँ पर प्रॉक्सिमेसी रेट कुछ नहीं होता, लैंडिंग रेट कुछ नहीं होता, फिक्स रेट, बैंक रेट आपका आंसर होगा। बैंक रेट के बारे में पढ़ा भी है हमने। ठीक है, बैंक रेट, रेपो रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एपेक्स बॉडी वाज सेट अप to coordinate the activities of all institution relating the rural financing system। रूरल फाइनेंसिंग सिस्टम, रूरल डेवलपमेंट के लिए कौन सी आपने एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए कौन से स्टैब्लिशमेंट किया था इंस्टीट्यूशन को? नबार्ड इन 1982 में, याद रखेंगे सभी। ठीक है, चलिए ग्रामीण विकास वगैरह के लिए अगर इसकी फुल फॉर्म पूछे तो नबार्ड की फुल फॉर्म होती है, देखिए मैं इसी में बता देता हूं। नबार्ड की फुल फॉर्म होती है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है, DRAN और B, NA एक साथ लिया गया है और B। ठीक है, नबा NA और फिर B, फिर A, फिर R और D, नबार्ड बना है। ठीक है, चलिए
फुल फॉर्म भी पूछ सकता है ना, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। अडॉप्शन ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड, अगर न्यू टेक्नोलॉजी आप अडॉप्ट कर रहे हैं, नई तकनीक को आप अपना रहे हैं, तो वो मॉडर्नाइजेशन है, लिबरलाइजेशन नहीं है, उदारीकरण नहीं है। उदारीकरण में आप इंडस्ट्रीज को फ्री छोड़ते हैं, आप इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए करा था आपने उद्योगीकरण। मॉडर्नाइजेशन न्यू टेक्नोलॉजीज आना, ठीक है, न्यू टेक्नोलॉजी आना, आईटी सेक्टर का बढ़ना, सूचना प्रौद्योगिकी बढ़ना, ठीक है, बिजनेस आउटसोर्सिंग बढ़ना, ये है। ग्लोबलाइजेशन में आप कनेक्ट करते हैं, आप यहाँ पर कनेक्ट करते हैं डोमेस्टिक इकोनॉमी को, घरेलू अर्थव्यवस्था को वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ। मैंने शॉर्ट में चीजें लिखी हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन फूड ग्रेन्स के प्रोडक्शन को बढ़ाता है, फूड ग्रेन्स के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए जो है ग्रीन रेवोल्यूशन आया था। कब आया था फटाफट कोई बताएगा? ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया 1967 माना जाता है, ठीक है, याद रखेंगे हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ईयर इज नोन एज द ग्रेट डिवाइड ईयर? अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। सेकेंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक प्रोफाइल, सेकेंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक प्रोफाइल कब स्टार्ट हुई? 1921 में। इसी को क्या बोला जाता है? द ग्रेट डिवाइड ईयर। इसके बाद क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसके बाद इंडिया की पॉपुलेशन कभी भी कम नहीं हुई है, तो 1921 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिंपल सिंपल क्वेश्चन हैं अभी तो। अब देखिए कुछ पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है। अ कंज्यूमर इज अ रेशनल, अब यहां पर मार्क करेंगे, रेशनल इंडिविजुअल है जो हु नोज द व्हाट द गुड्स एंड बैड, गुड क्या अच्छा है क्या बुरा है, सो ही ट्राइज टू अचीव द बेस्ट, गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, अधिकतम संतुष्टि गेन करना चाहता है। कंज्यूमर चूजेस द सेट ऑफ बंडल एज पर हिज प्रेफरेंसेस, अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर ही चुनता है। कंज्यूमर ऑलवेज प्रेफर मूव द पॉइंट ऑफ द हाईएस्ट पॉसिबल आईसी कर्व, आपको पता है कि आईसी कर्व और बजट लाइन जिस पॉइंट पर टेंजेंट करती है वहां कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है, तो ये हाईएस्ट पॉइंट पर पूछना चाहता है आईसी कर्व में, जिसमें इसका बजट भी कैपेबल हो। इट मींस अगर आप कहें कि वो इस पॉइंट पे होगा तो इस पे नहीं होगा, क्योंकि बजट लाइन ये है और बजट लाइन ये है, इट मींस वो ये सारा का सारा पार्ट अफोर्ड कर सकता है, ये वाला पॉइंट वो अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन ये आईसी पर तो सेम है, लेकिन आप कहेंगे कि सर इसमें तो सेटिस्फेक्शन ज्यादा होगा। लेकिन बच्चे अगर आप आईसी कर्व की डेफिनेशन याद हो आपको, तो वो क्या होती है कि आईसी कर्व पर जितने भी पॉइंट्स होते हैं, ए बी सी डी, जितने भी पॉइंट्स मैं बना दूं, सभी पर सभी पर इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है, समान स्तर का संतुष्टि जो है वो मिल रही होती है उपभोक्ता को। ठीक है, क्लियर है? द स्लोप ऑफ द बजट लाइन in the rate at which the consumers is able to substitute one goods to the another in market। और आपको पता होना चाहिए कि स्लोप जो है आईसी कर्व का वो एमआरएस होता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट, और बजट लाइन का स्लोप जो है, बजट लाइन स्लोप जो है वो आपके पास होती है नेगेटिव पी एक्स बाय पी वाई, और जहां पर ये इक्विलिब्रियम आता है वहां एमआरएस पी एक्स बाय पी वाई के बराबर होता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि आईसी कर्व इज पॉजिटिव, अपवर्ड, कॉनकेव, कॉन्वेक्स। आईसी कर्व जो है वो कॉन्वेक्स होते हैं। कॉन्वेक्स क्यों होते हैं बताएगा कोई मुझे? बिकॉज डिक्रीजिंग एमआरएस होती है या डिमिनिशिंग एमआरएस होती है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट कम होता है। कम होने का मतलब क्या है कि जैसे जैसे कंज्यूमर आगे बढ़ता है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट यूनिट्स को कंज्यूम करता है, तो हर एक यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कम होते जाता है, जिसको वो ज्यादा गेन कर रहा है, जिसकी वजह से उसके सब्स्टिट्यूट करने का रेट जो है वो फॉल होने लगता है। इसलिए ये जो है वो कॉन्वेक्स होता है, यानी कि उन्नतोदर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम पैराग्राफ देखिए, सब में सेम होगा, क्वेश्चन अलग होगा। ऑल पॉइंट्स ऑन द आईसी कर्व रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करते हैं आईसी कर्व पे सारे पॉइंट्स? अभी अभी मैंने इसकी डेफिनेशन बताया। बंडल विच आर कंसिडर्ड इंडिफरेंट बाय द कंज्यूमर, इंडिफरेंट बाय कंज्यूमर, एंड बंडल विच आर कंसिडर्ड सेम। अब देखिए यहां पर ना बच्चे कंफ्यूज होंगे, बहुत अच्छा वाला कंफ्यूज होंगे। क्यों कंफ्यूज होंगे? क्योंकि बंडल्स आर कंसिडर्ड इंडिफरेंट बाय कंज्यूमर, इंडिफरेंट वर्ड आ गया, और दूसरा वर्ड आ गया कंसिडर्ड सेम बाय द कंज्यूमर। अब सेम का मतलब है कि सारे बंडल को जो है वो सेम मानता है वो, या फिर विच आर कंसिडर्ड इनडिफरेंट बाय
कंज्यूमर। इनडिफरेंट वर्ड का मतलब है कि वो किसी भी एक बंडल पे फिक्स नहीं है कि ये अच्छा है या बेकार है, सभी उसके लिए एक जैसे हैं। तो बंडल्स की अगर बात करें तो वो सभी बंडल्स को सेम मान रहा है, ये मानना ज्यादा बेहतर होगा इनडिफरेंट से। समझिए, इसका आंसर 4 होगा। ठीक है, इसका आंसर 4 होगा। हिंदी में भी एक बार मैं इसको आपको पढ़ा देता हूं कि अधिमान वक्र पर स्थित सभी बिंदुओं का निरूपित करते हैं। क्या निरूपित करते हैं? जो बंडल जो उपभोक्ताओं को समान माने जाते हैं, एक जैसे वो मान रहा है, तभी तो वो इक्वल सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करेगा, तभी तो समान स्तर की संतुष्टि प्रदान करेगा वो आपको। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैशनल कंज्यूमर इज वन हु हैज। रैशनल कंज्यूमर आप किसको कहते हैं? जिसकी मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस होती हैं, जिसकी मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस होती हैं, जो एक चीज को पहले पसंद कर रहा है वो उसी को ज्यादा पसंद कर रहा है। ठीक है, उसी के ऊपर स्टिक रह रहा है। ठीक है, हिंदी में नापसंदीद यानी वरीयता होती है, निर्पसंद या वीरियता होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज एन एग्जांपल ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड। ऐसे गुड जिनको एक दूसरे से रिप्लेस कर सकते हो, प्रतिस्थापित कर सकते हो। अगर वो नहीं मिल रहा तो दूसरा ले लेंगे। ऐसे गुड होंगे टी एंड कॉफी, एक जैसे होते हैं। ठीक है, टी एंड कॉफी आपने डिमांड वाले चैप्टर में भी पढ़ा होगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, ये किसी के ऊपर है। इफ द बजट लाइन इज टेंजेंट टू द आईसी कर्व एट पॉइंट, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एमआरएस एंड द बजट लाइन आर डैश पॉइंट। देखिए, एमआरएस की वैल्यू और पी एक्स अपॉन पी वाई बजट लाइन की वैल्यू दोनों बराबर होती है ना, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। तो दोनों क्या होंगी? सेम होंगी इस पॉइंट पे, अगर इस पॉइंट पे वो टेंजेंट कर रहा है तो। ठीक है, क्योंकि दोनों एमआरएस इक्वल होगा पी एक्स अपॉन पी वाई के, दोनों बराबर होंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक दोबारा से पैराग्राफ चेंज हो रहा है। तो पैराग्राफ चेंज हो रहा है, चिपको मूवमेंट के ऊपर है। चिपको आपिको मूवमेंट, चिपको मूवमेंट जो है आपका हिमालयाज में हुआ। ठीक है, फिर आपिको मूवमेंट हुआ कर्नाटक आंध्र प्रदेश में, तो उसी के बारे में यहाँ पर है। और ये मैंने पहले से पढ़ा हुआ है पूरा पैसेज। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो है आपको मैं डायरेक्टली आंसर्स जो हैं वो इसके बताते हुए चलता हूँ, समझाते हुए चलता हूँ। ये आंसर्स आपको बेसिकली इसमें भी मिल जाएंगे। ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि आंसर नहीं होंगे, आप ढूंढोगे मिल जाएंगे। चिपको मूवमेंट और आपिको मूवमेंट स्टार्ट इन कर्नाटका व्हेन, कब स्टार्ट हुआ? जब स्टार्ट हुआ जब लोगों ने सलकानी ट्री को, सलकानी फॉरेस्ट ट्री जो है उसको काटना स्टार्ट करा था। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि फेलिंग द ट्री स्टार्ट एट सलकानी फॉरेस्ट, लोगों ने पेड़ों को सलकानी फॉरेस्ट में काटना स्टार्ट करा। तब लोग जो है आकर पेड़ से चिपक गए कि पेड़ों को नहीं काटना है, हमें काटना है, क्योंकि पेड़ जो है वो इस जगह पर एक लाइफ का काम कर रहे हैं, सभी को मदद प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनडिस्क्रिमिनेट फेलिंग ऑफ ट्री हैज लीड्स टू मेनी डैश प्रॉब्लम। कैसी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं? अगर आप ज्यादा से ज्यादा पेड़ों को काटेंगे तो आपको पता है एनवायरमेंटल क्राइसिस आएगी, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम क्रिएट्स होंगी। ठीक है, ये सब आपको आंसर्स इसमें दिए गए हैं, आप पूरा पैसेज पढ़ेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, मैंने ऑलरेडी पूरा पैसेज पढ़ा हुआ है और उसके बारे में मैंने आपको बताया भी है कि इसी के बारे में चीजों को लिखा हुआ है। चिपको मूवमेंट एंड आपिको मूवमेंट, मैन एंड वुमेन चिल्ड्रन सेव बाय ट्री, कैसे उन्होंने बचाया? हग करके। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि उन्होंने कहा कि भाई पेड़ को, वो गले लग गए और कहा कि भाई पेड़ों को आप नहीं काटेंगे, आप इनको ऐसे ही छोड़ दीजिए। तो ये था हमारे पास, इसका आंसर 4 वाला हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे, ये हिंदी मीडियम क्वेश्चन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हर किसी में ना पैराग्राफ लगा हुआ, क्योंकि ऑनलाइन पेपर है तो हर किसी में आया था। सेटिंग अप अ पेपर मिल इन डिफरेंट एरियाज यूजिंग बैम्बू एज अ रॉ मटेरियल लीड्स टू सॉइल बिकम। सॉइल कैसी हो जाती है अगर ऐसा होता है? तो लेटरेट सॉइल हो जाती है, लेटरेट सॉइल बेकार होने लगती है। ठीक है, लेटरेट सॉइल में ऐसा किया जाता है। हिंदी में लेटरेट सॉइल को हम क्या बोलते हैं? लेटराइट ही लिखा हुआ है। ठीक है, और कुछ नहीं लिखा हुआ है। ये इसी पैसेज में आंसर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन होगा आई थिंक। इनडिस्क्रिमिनेट फेलिंग ऑफ ट्री फॉर इंडस्ट्रियल यूज हैज लीड्स टू द प्रॉब्लम। कैसी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा? ठीक है,
अगर आप ज्यादा से ज्यादा पेड़ों को काट रहे हैं तो वो बीमारियां क्रिएट करेगा, डिजीजेस एंड इंसेक्ट अटैकिंग द क्रॉप्स, क्योंकि जो ट्रीज वगैरह हैं वो पहले जो है फसल में नहीं जा रहे थे ज्यादा, क्योंकि जैसे ही पेड़ों को काटोगे तो वो जो इंसेक्ट्स हैं वो उसको छोड़ देंगे, ठीक है, पेड़ नहीं मिलेंगे उन्हें, तो वो फसलें ही उनके पास ऑप्शन रहेंगी, तो वो फसलों के पास जाएंगे ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा, और ये लास्ट क्वेश्चन था। तो मैंने आपके 50 क्वेश्चन सॉल्व किए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो थैंक यू, और इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियोस में मिलेंगे। आपको पता होना चाहिए कि मैं सीयूईटी के लिए आपको बहुत सारे पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ। 2025 में सॉल्व करा चुका हूँ, 24 सॉल्व करा चुका हूँ, 23 हमने अभी किया, आगे वाले 2022 भी सॉल्व करेंगे, 21 भी सॉल्व करेंगे, ठीक है, और पेपर सॉल्व करेंगे, और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स की वीडियोस भी मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूँ इन नियर टाइम। तो अगर आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स की वीडियोस देखनी है जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उनकी वीडियोस मैं आप सभी के लिए लेके आ रहा हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि जैसे ही ये वीडियोस आए आपको जो है इंफॉर्मेशन मिल जाए। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए अगर आप उनकी हेल्प करना चाहते हैं और इसी तरीके के कंटेंट उनको भी प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।